खबर बड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में 60 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान किया है। जी हां, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचने वाले हैं और उससे पहले नींव रखी जा रही है गजा में शांति की, गजा में युद्ध विराम की। इस बात का ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर आज कुछ सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्या बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध अपराधों को लेकर केस चलेगा? यह वो शख्स है जिसने गाजा में 60,000 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया। यह वो शख्स है जिसकी इस्राएली सेना ने राहत शिविरों पर गोलियां चलाई और अब तक कम से कम 600 वो लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों, जो राहत के लिए राहत शिविरों में आए थे। उनके पास हथियार नहीं थे, मगर बावजूद इसके इस्राएली सेना ने उन पर गोलीबारी की। बड़ा प्रश्न यह कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू जेल जाएंगे? युद्ध अपराधों को लेकर उन्हें सजा मिलेगी, क्योंकि यह शख्स दो तरफ से घिरा हुआ है। इस्राएल के अंदर इनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर केस चल रहा है। कई देशों में अगर बेंजामिन नेतन्याहू कदम रखेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और जो उन्होंने गाजा में किया, लेबनान में किया, वो युद्ध अपराधों में आता है। जी हां, क्योंकि जिस तरह से राहत शिविरों में बेकसूर गजा वालों पर, फलस्तीनियों पर गोलीबारी की गई, यह किसी युद्ध अपराध से कम नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर इस मुद्दे को टटोला जाएगा, इसकी जड़ों में हम जाएंगे, तो आप सीधे तौर पर इस शख्स तक पहुंचेंगे, और वो हैं इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। बहरहाल, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती, अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज बेशक इस युद्ध विराम के बहाने इस्राएल को छूट मिल रही हो, मगर दुनिया का निजाम रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू अपने गुनाहों से बच नहीं सकते। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया आपकी स्क्रीन पर। मेरे प्रतिनिधियों की इस्राएल के साथ आज लंबी और फ्रूटफुल बैठक हुई। इस्राएल ने 60 दिनों की सीज फायर के लिए जरूरी शर्तें मान ली है। इस दौरान हम सभी पक्षों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने की कोशिश करेंगे। कतर और मिस्र, जिन्होंने शांति लाने की कड़ी मेहनत की है, यह आखिरी प्रस्ताव देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमास इस डील को स्वीकार कर ले, क्योंकि यह मौका फिर बेहतर नहीं होगा, बस और खराब होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस बात का ऐलान स्वयं डोनाल्ड ट्रंप करते हैं जब वो पत्रकारों से मुखातिब होते हैं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से इस बात का ऐलान किया। How firm are you going to be with Netanyahu about ending the war in Gaza? Very firm, and very firm. But he wants it too. I will say he's coming here next week. He wants to end it too. We had a tremendous success with Iran. They won't have me. Somebody said, "When are you going to sign?" I said, "Sign? They are so bombed out." Did you see the report issued this morning? The place was decimated. It'll be years before anybody even gets down there. So that's not a priority, but we'll have a report and we'll have whatever we want. We'll get whatever we want from Iran. And I think, and I hope they want to have a good country. You know, they have massive sanctions right now, biting sanctions. It's going to be very hard for them to do anything with those sanctions. And I look forward to maybe there'll be a time when we get along with them and they can rebuild their country. Is there a point where you tell Netanyahu, like, you gotta end this now, you gotta strike a deal? Well, he wants to. I can tell you he wants to, and I think we'll have it. I think we'll have a deal next week. That's what I think. अब आपके जहन में सवाल होगा कि क्या इस्राएल इस युद्ध विराम के लिए तैयार हो रहा है या हो जाएगा? अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से संदेश दे रहे हैं कि मैं इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बहुत ज्यादा सख्त होने वाला हूं। आपको यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से इस्राएल ने ईरान वाले मामले में युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ा था, उस बात को लेकर ट्रंप बेतहाशा नाराज हुए थे, और अब भी वो सख्ती की बात कर रहे हैं। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप के बयान के इस पहलू की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलेंगे तो गाजा युद्ध को खत्म करने के मुद्दे पर बहुत सख्ती से बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले हफ्ते के किसी समय सीज फायर हो जाएगा, और नेतन्याहू भी इसे खत्म करना चाहते हैं।
मगर इस्राइल इसके बदले में क्या चाहेगा, बड़ा प्रश्न ये। और उससे भी बड़ी बात, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान को बचाने के लिए इसके बदले में किस तरह का मुआवजा चाहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस्राइल की जो वार्ताकार टीम है, जो नेगोशिएटिंग टीम है, उसके प्रमुख हैं ये शख्स रॉन डर्मर, और उनकी मुलाकात इस वक्त 3 लोगों से हो रही है। मध्य पूर्व में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, और साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। इन 3 लोगों से रॉन डर्मर की इस वक्त मुलाकात हो रही है। और जाहिर सी बात है, इस मुलाकात का मकसद है इस्राएली प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले जमीन तैयार करना, ताकि इस 60 दिन के युद्ध विराम को अमली जामा पहनाया जा सके। मगर जैसे मैंने बताया, इस युद्ध विराम के बदले जिस तरह की छूट इस्राएल को दिया जा रहा है, उससे आपके होश उड़ जाने वाले हैं। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जिस तरह की छूट अमेरिका इस्राएल को दे सकता है, और इसमें डिप्लोमैटिक कॉम्पनसेशन भी शामिल है। सही सुना आपने। वो इस्राएल जिसने लेबनान में तबाही मचाई, जिसने ईरान पर हमला किया, भड़काऊ हमला किया, बगैर किसी कारण के हमला किया, वो इस्राएल जिसने 60,000 बेकसूर फलस्तीनियों को मार दिया, उससे डिप्लोमैटिक कॉम्पनसेशन देने की बात की जा रही है। गौर किया जाए, जो मौजूदा डील चल रही है उसमें इस्राएल को डिप्लोमैटिक कॉम्पनसेशन, राजनीतिक मुआवजा मिलने की उम्मीद है। हारेट्स को इस्राएल, अमेरिका और खाड़ी देशों के कई सूत्रों ने बताया। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इस मुआवजे में क्या क्या शामिल हो सकता है और इस्राएल को क्या क्या दिया जा सकता है। तो इस मुआवजे में ये तमाम चीजें शामिल हो सकती हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। इस्राएल और सऊदी अरब के बीच फिर से बातचीत शुरू करना, ताकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बन सके। ओमान के साथ एक नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट, यानी सामान्य संबंधों की एक डील। सीरिया की तरफ से एक ऐतिहासिक ऐलान जिसमें कहा जाएगा कि अब दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म मानी जाए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर सीधा सा सवाल, यह राजनीतिक मुआवजा इस्राएल को दिया जाएगा, मगर इस्राएल के अपने गुनाहों की दास्तान, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पिछले 24 घंटों में इस्राएल ने फलस्तीन में 112 लोगों को मौत की घाट उतार दिया है। बड़ी तादाद में उन लोगों को मारा जा रहा है जो राहत शिविरों पर जा रहे हैं मदद मांगने, जो पहले से मरे हुए हैं, जो अधमरे हैं, उन पर गोलियां चला रहा है इस्राएल। और इस्राएली बर्बरता किस कदर हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही है, उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। इस्राएली बर्बरता, इस्राएली सैनिकों ने एक राहत वितरण केंद्र के पास 7 लोगों को मार डाला। हमास शासित स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने डीपीए को बताया। आईडीएफ ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रहे हैं। सेना का कहना है कि बीते एक दिन में उसने गाजा में 140 से ज्यादा आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। हमास शासित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस्राएली हमलों में पिछले 24 घंटों में 112 फलस्तीनियों की मौत हुई है और 463 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 56,647 फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। आईडीएफ ने सोमवार को गजा सिटी के बंदरगाह पर हुए हमले पर पहली बार बयान दिया है, जिसमें उसने कहा कि उसने हमास के कई आतंकवादियों को निशाना बनाया। लेकिन हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हमले में कम से कम 34 लोगों की मौत हुई। शिफा अस्पताल ने बताया कि मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सबसे बड़ी बात, मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। क्या ये महिलाएं और बच्चे आतंकवादी थे? आईडीएफ कह रहा है कि वो इस बात की जांच कर रहा है। आईडीएफ न जाने कितने मुद्दों की जांच करेगा। कल्पना कीजिए, आप मदद लेने के लिए जा रहे हैं और आप पर हमला कर दिया जाए। और यह आंकड़ा सामान्य नहीं है।
जो फलस्तीनी मदद मांगने जा रहा था, कम से कम 600 ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं ना, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि आईडीएफ ने या इस्राइल ने अपने बच्चों के अंदर इस कदर नफरत भर दी है कि खबरों के मुताबिक इजरायली सेटलर्स जो फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, उन इजरायली सेटलर्स में माइनर्स शामिल हैं। यानी कि वो जो 18 साल से कम हैं, यानी कि वो जो 13 साल से कम के भी हैं। जी हां, सही सुना आपने। फलस्तीनियों के खिलाफ जो हिंसा कर रहे हैं, उनमें इस्राएली बच्चे भी शामिल हैं। और इस बारे में राहत कामों में जुटे एंटन गुडमैन क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। हिंसा में इस्राएली नाबालिगों की मौजूदगी। वेस्ट बैंक में जब मैं मानवाधिकारों से जुड़ा काम करता हूं, तो एक चीज जो मुझे लगातार परेशान करती है, वो है इजरायली सेटलर्स की हिंसा में बच्चों की मौजूदगी। दक्षिणी हेब्रॉन हिल्स में सुस्या के पास सिर्फ 2 हफ्ते पहले मैंने देखा कि 12 से 16 साल के बच्चे एक गांव की तरफ बढ़ रहे थे और उनके हाथ में खुले चाकू थे। दक्षिण जॉर्डन वैली में यताव के पास पिछले हफ्ते किशोर लड़कों ने बकरियों के झुंडों को फलस्तीनियों बस्तियों के बीच घुमाया, जिससे वहां रहने वालों से झड़पें शुरू हो गईं। अगर जैसा कि ये धार्मिक ज़ायनिस्ट समुदाय अक्सर कहते हैं, फलस्तीनी लोग खूनी या हिंसक हैं, तो फिर ये सेटलर समुदाय अपने बच्चों को ऐसे खतरों में क्यों डाल रहे हैं? उन्हें फलस्तीनी गांव में क्यों भेजा जा रहा है? साफ है, इसका मकसद 12 से 16 साल के इन बच्चों को फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करना, हिंसा करवाना। और यह बात सिहरन पैदा करने वाली है। आज इस्राइल फलस्तीनियों को मार रहा है, जिनमें औरतें, बच्चे, जो अभी अभी पैदा हुए बच्चे हैं, वो शामिल हैं। वहां बहुत बड़ी तादाद में आम फलस्तीनी बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार है। ये तमाम समस्याओं का शिकार वहां पर बच्चे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस्राइल 12 से 16 साल के बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहा है, जो हाथ में चाकू लिए आम फलस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। सोचकर भी सेहरन पैदा करती है दोस्तों कि इंसानियत किस स्तर तक जा रही है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये एंटन गुडमैन के शब्द हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो वहां काम कर रहा था, जिसने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा, जो कितना ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, इस युद्ध विराम के कोई मायने नहीं है, क्योंकि अगर हम हालिया इतिहास पर निगाह डालें तो ऐसे किसी भी युद्ध विराम को इस्राइल ने स्वीकार नहीं किया है। याद कीजिएगा, गाजा में इससे पहले युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, मगर हुआ क्या? उसके बाद इस्राएली बर्बरता लगातार बढ़ती गई। बर्बरता ने तमाम हदों को पार किया। और अब जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो फलस्तीनी मदद के लिए जा रहे थे, राहत केंद्रों में जा रहे थे, ऐसे राहत केंद्र जो अमेरिका और इस्राइल संयुक्त रूप से चला रहे थे, उन राहत केंद्रों में उन पर गोलीबारी की गई। अब आप बताइए, अब तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास पर हमला कर रही थी। गजा में उन्होंने तमाम बिल्डिंग्स को नेस्तनाबूद कर दिया, मगर अब जो लोग पहले से बर्बाद हो चुके हैं, आप उन पर बर्बरता कर रहे हैं। तो 60 दिन के इस युद्ध विराम का ऐलान तो हो जाएगा, मगर इस बात को लेकर कोई गारंटी नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात का पालन करेंगे। वो कुछ और गारंटीज चाह रहे हैं। किस बात की गारंटी? सबसे बड़ी बात, बेंजामिन नेतन्याहू 2 मुद्दों पर गारंटी चाहते हैं। पहला, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार को लेकर केस चल रहा है वो खत्म हो। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन पर कोई मुकदमा ना चले। और यह गारंटी वो किसी और से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इस बात को लेकर गारंटी दे सकते हैं? यहां पर आपको गौर करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर, जो उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले दिया। और वो बयान क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल के आंतरिक मामले पर टिप्पणी की थी। कौन सा आंतरिक मामला? नेतन्याहू के खिलाफ जो केस चल रहा है उसको लेकर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप आखिर कैसे कह सकते हैं कि यह मुकदमा बंद होना चाहिए? मैं आपको पूरे विस्तार से बतला चुका हूं कि इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के 3 केसेस चल रहे हैं। और वो कैसे केसेस हैं? उन्होंने कुछ धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया, उसके बदले में उन्हें मीडिया कवरेज मिली,
उन्हें और उनकी वाइफ को कुछ धन्ना सेठों से गिफ्ट मिले। अब ये गंभीर मामले हैं, इसको लेकर केसेस चल रहे हैं, कुछ मामलों में उनका दोष साबित भी हो गया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये कैसे कह सकते हैं कि इन मुकदमों को बंद होना चाहिए? ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये कैसे कह सकते हैं कि ये विच हंट है? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू राहत चाहते हैं, बचाव चाहते हैं। आपको याद होगा जब ईरान से युद्ध चल रहा था और जैसे ही 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ, तब अदालत ने उनसे कहा था कि जो भ्रष्टाचार को लेकर यह केस चल रहा है, आप इसमें शामिल हो। नेतन्याहू ने क्या कहा था? नेतन्याहू ने कहा था देश पर एक संकट है, मैं इस कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकता। अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। अब स्वाभाविक सी बात है, नेतन्याहू बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने न सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर यह केस है, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि कई ऐसे देशों में अगर वो कदम रखेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर मेयर को लेकर चुनाव हो रहे हैं और उनमें जोहरान मामदानी जो हैं वो डेमोक्रेट्स की तरफ से हैं। उनका बयान आया है, जोहरान ने कहा है कि अगर न्यूयॉर्क में नेतन्याहू कदम रखेंगे और अगर मैं मेयर बन गया तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर सकता हूं। इस तरह से मुश्किल में है नेतन्याहू। नेतन्याहू के लिए बचना नामुमकिन है। और वो कहावत है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आज नहीं तो कल नेतन्याहू को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। और ये ऐसे गुनाह हैं जिनके लिए शब्द नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप बेकसूर औरतों बच्चों को मौत के घाट उतारते हैं, और यह आंकड़ा सामान्य नहीं है, यह आंकड़ा करीब 60,000 का है, 56,000 टू बी प्रिसाइज, जिसमें आप उन लोगों पर भी गोलियां चला रहे हैं जो आपसे मदद मांगने आए थे, जो राहत केंद्रों में पहुंच रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इस शख्स के गुनाह यहां पर खत्म नहीं होते। नेतन्याहू के गुनाह एक मुल्क को बर्बाद करने को लेकर है। और मैं बात गजा की नहीं कर रहा हूं, मैं बात इस्राएल की कर रहा हूं। जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां पर एक नफरती फौज तैयार की है, बच्चों के मन में जिस तरह से नफरत भरी गई है, वो कल्पना से भी विचित्र है। अभी आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले एयरपोर्ट की एक तस्वीर आई थी। एक छोटा सा ईरानी बच्चा चल रहा था और एक इस्राएली नागरिक आता है, उसे उठाता है और जमीन पर पटक देता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आम इस्राएली में ईरानियों को लेकर और फलस्तीन की पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनको लेकर किस कदर नफरत है। और आप क्या उम्मीद करते हैं, जब इस तरह की नफरत सामने आएगी तो दूसरा पक्ष क्या करेगा? सबसे बड़ी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह जैसे अतिवादी संगठन हैं, जिनके बारे में इस्राएल दावा कर रहा है कि हम उन्हें बर्बाद कर चुके हैं। और यह सच भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ईरान से युद्ध चल रहा था तो हमास और हिजबुल्लाह दोनों खामोश थे। मगर आप जानते हैं इसी तरह की घटनाएं, यानी कि इस्राएल की जो नाइंसाफियां हैं, इसी तरह की घटनाओं का हवाला देकर अतिवादी और आतंकवादी संगठनों का जन्म होता है, जिससे दुनिया को तकलीफ होती है। जी हां, आम लोगों को इससे तकलीफ होती है, चाहे वो इस्राएली हो, अमरीकी हो या फिर भारतीय। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।